देखिए, ऐसा होता है कुछ रोल जीवन में फ़िल्म वालों को लार्जर देन लाइफ में वो रोल सारी ज़िंदगी आपका पीछा करते हैं। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा अवसर आया और सबसे मज़े की बात है कि सकारात्मक रोल था। मुझे लोग जो है बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और मैंने एक आइकॉन जो पोजीशन होती है, आइकॉनिक इमेज जो होती है, उसको हमेशा समाज के सामने भी उसको कैरी ऑन करने की कोशिश की है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि आप ऐसा रोल करने के पश्चात पब्लिक में कहीं सिगरेट पीते खड़े हों, कहीं शराब पी के लुढ़के हों और या कोई और ऐसी गलत हरकत करें जो उस रोल को अफ़ेक्ट करे। तो मुझे लगता है मैंने उस चीज़ को अच्छे से कायम किया है और आज तमाम दर्शकों का, तमाम भारतवासियों का मैं आभारी हूँ, ऋणी हूँ कि वो मुझे जो है उस रोल की दृष्टि से देखते हैं। उस रोल को जितना सम्मान हुआ है, युधिष्ठिर तो मैं नहीं हो सकता क्योंकि युधिष्ठिर अपने आप में एक बहुत बड़ी इमेज थी। ये भी कहा जाता है कि प्रभु श्री राम का और धर्मराज युधिष्ठिर का जो राज्याभिषेक हुआ था, वो सेम नक्षत्रों की स्थिति में हुआ था। तो अगर महाभारत का राम कहा जाए तो वो युधिष्ठिर हो सकता है। जिस तरह से उन्होंने अपने परिवार को संभाला, जिस तरह से वन में जाके जैसे प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, ऐसे ही पांडवों को भी 13 वर्ष और एक वर्ष अज्ञातवास का, मतलब 14 साल का पूरा वनवास हुआ था। उसमें पूरे परिवार को संभाल के रखना, अपने संयम और सहनशीलता से सबसे बात करना, आदर्शों को निभाना, जीवन के मूल्यों को निभाना। आप देखिए अक्सर मुझे मेरे सामने एक प्रश्न आता है कि आपने जुआ क्यों खेला था? लोग ये भूल जाते हैं कि किसका आदेश था। अपने पिता का कहना सब मानते हैं, लेकिन पिता के बड़े भाई का कहना मानना ये अपने आप में जीवन मूल्यों के बीच है। शायद उस वक्त धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ जी थे, मतलब काका श्री धृतराष्ट्र जी, उनके आदेश को मना नहीं किया था और सब कुछ हारने के बावजूद भी उन्होंने इस बात पे चिंता नहीं जताई कि मुझे यहाँ क्यों बुला के जुआ खेलना ही पड़ा। तो आदेशों का पालन करना, मर्यादा में रहना, जीवन मूल्यों का पालन करना, ये सब जितने भी गुण हैं ये धर्मराज युधिष्ठिर में थे और मैं कोशिश करता हूँ कि समाज के प्रति जो है मैं उन्हीं गुणों से अपने आप को दर्शाता रहूँ। नहीं, ये कहानी थोड़ी लंबी है कि 1984 में बी आर चोपड़ा साहब की कंपनी ने एक ऐड दी थी, रिक्वायर्ड आर्टिस्ट फॉर महाभारत सीरियल, मेगा सीरियल। तो करीब और उनकी कुछ कंडीशन थी कि 6 फीट हाइट होनी चाहिए, अच्छे बाल होने चाहिए, ना फेस जो है नाक लंबी हो, ताकि वो जो राजाओं का लुक है या प्रिंसली लुक है वो नज़र आना चाहिए, आंखें अच्छी हों, कलर जो है गोरा हो। ये सारी उन्होंने अपनी उसमें ऐड में दिया था। उस समय करीब कुछ लाखों, 8 लाख के करीब एप्लीकेशंस आई थी और उसमें से शॉर्ट लिस्ट करते करते 8,000 रखी गई थी। उन 8,000 में से फिर शॉर्ट लिस्ट करके करीब 3,500 और उसके बाद 3,500 में से 500, 500 में से 120 और 120 में से 12 लोगों को सेलेक्ट किया गया था फाइनली। तो उसमें जो पहली सूची आई थी उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम था, गजेंद्र चौहान एज़ कृष्णा। तो मुझे कृष्ण जी का रोल ऑफ़र हुआ था। लेकिन 84 से लेके महाभारत जो है 88 में जाके शुरू हुई। महाभारत ओरिजिनली रामायण से पहले आने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश जो है रामायण को पहले लाया गया और महाभारत बाद में आई। उसी दौरान मुझे लगा कि ये तो अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन हो गया, तो मैंने कुछ साउथ इंडियन फिल्में करने की शुरू की, जहाँ का खाना मुझे सूट नहीं किया और मेरा वेट बढ़ गया। जब मैं कृष्ण जी के लिए दिया था, बहुत ही लैंकी और दुबला पतला था, तो ऑलमोस्ट कृष्ण जी का रोल सूट कर रहा था। लेकिन जब मैं वापस लौट के आया तो मुझे डायरेक्टर ने कहा कि आपको वेट लूज़ करना पड़ेगा और 2 ही महीने बाकी थे। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया बलराम का रोल, जो मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंने तैयारी कृष्ण जी के पॉइंट ऑफ व्यू से की हुई थी। उसके बाद अचानक एक दिन जो है, जो युधिष्ठिर के रोल कर रहे थे वो हमारे ही मित्र थे, ललित तिवारी। तो ललित तिवारी के बारे में ये था कि डायरेक्टर का ओपिनियन ये था कि वो, उनको लग रहा था कि ये पांचों भाइयों के सेटअप में बैठ नहीं रहे हैं। तो मेरा ऑडिशन लिया गया। ऑडिशन बी आर चोपड़ा साहब ने देखा, डॉक्टर राई मासूम रज़ा ने देखा और फिर पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने फाइनली देखा और उन्होंने कहा यही है मेरा युधिष्ठिर। तो उस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था 17 अगस्त 1988 को और शूटिंग शुरू हुई 28 अक्टूबर 1988 को और टेलीकास्ट शुरू हो गया था 2 अक्टूबर 1988 को। तो करीब 2 महीने बाद मेरी शूटिंग शुरू हो गई थी। तो पहला दिन जो है मुझे रंगभूमि का जो था
वो शूट किया था हमने। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई और फिर उसके बाद करीब 6 महीने तक हमें पता नहीं चला कि इस रोल का इम्पैक्ट समाज में क्या जा रहा है, पब्लिक के ऊपर क्या असर है। तो धीरे धीरे लोगों ने एक आइडेंटिफिकेशन बनानी शुरू की। बहुत बड़ा रोल था, कहानी उसके साथ चलती है महाभारत की। फिर मुझे उसका फ़ायदा भी बहुत हुआ क्योंकि मुझे उसके बाद काम बहुत मिला। एक बड़े भाई का जो अवतार होता है कि घर को संभाल के चलता है, उस तरह के रोल बहुत मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ फिल्म इंडस्ट्री का और चोपड़ा साहब का स्पेशली, जिन्होंने मुझे इस रोल के लायक समझा। और पांडवों के मंदिर हैं क्योंकि मुझे याद है मैसूर में धर्मराज का मंदिर की ओपनिंग मेरे से कराई थी। धर्मराज गुडी बोलते हैं, कन्नड़ा में जो है गुडी मतलब मंदिर। तो धर्मराज का मंदिर तो वो मैसूर के अंदर था, जहाँ तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जो पांडव थे उनको उनकी पूजा होती है, उनकी आराधना होती है। और ये वही कहानी है जो प्रभु श्री राम के साथ थी कि असत्य पर सत्य की विजय। ऐसे ही पांडवों ने भी किया, सत्य पर सत्य की विजय हुई। वो बड़े संयम और सहनशीलता के साथ जो है उन्होंने उस युद्ध को भी लड़ा। प्रभु श्री राम ने भी रावण के विरुद्ध युद्ध लड़ा। तो कहानियाँ करीब करीब एक जैसी हैं और सम्मान भी वैसा ही मिलता है। बस मुझे पब्लिक से थोड़ी सी नाराज़गी रहती है कि वो पैर छूने की जो कोशिश करते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बड़े बुज़ुर्ग हैं हमारे, कई लोग तो हमसे बड़ी उम्र में होते हैं, वो पैर छूने की कोशिश करते हैं। मैं निवेदन करूँगा कि ऐसा ना करें। हम उस लायक नहीं हैं। हम धर्मराज युधिष्ठिर इस जन्म में तो क्या 100 जन्म लेंगे तब भी नहीं हो पाएंगे। पब्लिक ने देखा, सराहाया। आप हमारे वी आर एक्टर्स बेसिकली, छोटे कलाकार हैं और उन कलाकारों को इतना सम्मान मिला इस देश में। हम ऋणी हैं, इस देश के समाज के ऋणी हैं। ऐसी हरकत करने से हमको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। भी में आ रहा है अर्न वाइल लर्न, तो ये रास्ते हो सकते हैं और आप परिवार पे बोझ नहीं बनेंगे, ताकि आप अपने खर्चे जो है वहीं से पैदा कर सकें और वहीं आपका सर्वाइवल भी है। क्योंकि संघर्ष पता नहीं होता एक दिन का कि 6 साल का है, 10 साल का है, लेकिन मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। आपको किसी भी प्रोजेक्ट में आपको निकाल दिया गया तो निराशा का साथ ना पकड़ें। आप उम्मीद सकें कि कुछ अच्छे के लिए हुआ है, परमात्मा ने कुछ आपके लिए और सोचा होगा बड़ा। तो उस तरह से अगर आप सोच के साथ चलेंगे तो मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में मौका सबको मिलता है, चांस सबको मिलता है, बस आपको उसे एनकैश करना है। ऐसा है, बागबान में 3 बार मेरी कास्टिंग हुई और 2 बार तो मैं बहुत बिज़ी था। सबसे पहले तो मुझे जो बैंक मैनेजर है, जो अवतार गिल साहब ने रोल किया, वो ऑफ़र हुआ था। विग भी बन चुकी थी। तो जब अमिताभ बच्चन साहब को दिखाया गया तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी स्किन बहुत यंग है, ये रिटायर नहीं लगता है, मेरे से बड़ा लगना चाहिए आदमी। तो वो रोल मेरे हाथ से गया। फिर उसके बाद आनंद देसाई ने जो रोल किया बुक पब्लिशर का, वो रोल मेरे साथ आया। लेकिन मैं उन्हीं दिनों BR फिल्म्स के 3 सीरियल और कर रहा था, तो डेट मैच नहीं हो पाई। मैंने BR फिल्म्स में करीब करीब हर प्रोजेक्ट में काम किया है और जो डायरेक्टर थे रवि चोपड़ा साहब, वो मुझे लकी भी मानते थे, करीब करीब हर प्रोजेक्ट में मुझे साथ रखते थे। और फिर एक दिन अचानक उनका फ़ोन आया कि एक सीन का रोल है, मेरे कहने से तू कर दे। मैंने कहा आपको मैंने कभी मना नहीं किया। और लेकिन वो बहुत टर्निंग पॉइंट है कहानी का, तो इम्पैक्ट भी छोड़ के जाएगा। और मैंने वो रोल निभाया क्योंकि मेरा पारिवारिक संबंध है BR फिल्म से, तो वो रोल निभाया मैंने। रोल छोटा बड़ा नहीं होता, रोल अच्छा और बुरा होता है। आप किस खूबसूरती से ना, आपको याद हो ओमपुरी ने गांधी पिक्चर में सिर्फ छोटा सा एक रोल किया था, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ। बल्कि मैं आपको बताऊं कि बागबान के बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम मिला बागबान की वजह से, उस एक सीन की वजह से। क्योंकि वो सीन जो है सलमान खान, हेमा जी, अमिताभ बच्चन और मेरे चारों के बीच था। 3 बहुत बड़े स्टार मेरे सामने खड़े थे, तो इसका पूरा एडवांटेज मिला है। और मैंने कोशिश की कि बाकी अमिताभ बच्चन के बारे में ये कहूँगा कि बहुत डिसिप्लिन एक्टर हैं, रिहर्सल बहुत करते हैं, हर सीन को रिहर्सल करते हैं। मतलब अगर आप जाके उनके को एक्टर हैं और उनको कहें कि सर मैं रिहर्सल करना चाहता हूँ, तो ही इज़ द हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ। मतलब उनको वो पूरी बॉडी लैंग्वेज जो होती है उसको रिहर्सल करते हैं। फिर डायरेक्टर को बुला के पूछते हैं कि ये हाथ ऐसा ठीक रहेगा कि ऐसे ठीक रहेगा, या और टाइम पे आना। मैंने उनका सुना था कि 9:30 आ जाते हैं। उस दिन 9:29 तक मैंने देखा कि गाड़ी नहीं आई है, लेकिन 9:30 वो उनकी गाड़ी अंदर स्टूडियो में आती दिखाई दी। तो ये बड़ा अद्भुत था। एक आदमी सारी ज़िंदगी फिल्म लाइन को देने के बाद में अपने आप को इतना
डिसिप्लिन रखा हुआ है, अनुशासन में बांधा हुआ है कि समय पे पहुंचना, समय से निकलना, ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हैं। और मुझे लगता है कि न्यू जनरेशन के लिए एक सीख है ये कि डिसिप्लिन आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। मुझे लगता है कि सरकार को और थोड़ी जागरूकता से साथ जो है ये काम करना होगा फिल्म पॉलिसी का। और एक फिल्म सिटी की आवश्यकता है यहाँ पे। मैंने पहले भी उस दिन भी गवर्नर साहब के साथ जब मीटिंग थी यही कहा था कि हर स्टेट में एक फिल्म सिटी होनी चाहिए, ताकि ये जो बोझ महाराष्ट्र पे पड़ रहा है, मुंबई पे पड़ रहा है, वो कम हो सके और लोग कमाई का रास्ता जो है फिल्मों से, जो फिल्मों में इंटरेस्टेड है, अपने ही स्टेट में उसका फ़ायदा उठा सकें। तो हरियाणवी फिल्म को बूस्ट करने का थोड़ा सा सरकार को और जागरूक होना पड़ेगा। और मैं एक बात कह सकता हूँ कि हरियाणा में कलाकार बहुत बेहतरीन हैं। थोड़ा सा निकलने के लिए बाहर घबराते हैं, उन्हें लगता है कि बाहर की दुनिया पता नहीं कैसी होगी, या कुछ घर वालों का प्रेशर होता है। पर यहाँ के बहुत अद्भुत कलाकार जो हैं, मुंबई में कुछ लोग काम भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ऑल लोग नहीं जा सकते, ऑल भी जा सकते हैं। और जितने बच्चे हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें से कुछ बच्चे जा चुके हैं और कुछ बच्चे जाने की तैयारी में हैं। तो ये जब लॉट और 5 साल के बाद वहाँ पहुँचेगा तो मुझे लगता है सुपा का एफटीआई की तरह एक नाम होगा कि आप जब जाके किसी डायरेक्टर निर्देशक को बताएंगे कि मैं सुपा से हूँ, तो एक कहते हैं ना मोदी की गारंटी, तो ऐसी हरियाणा की गारंटी हो जाएगी कि ये ट्रेनिंग लेके आया है और हमारे लिए उपयुक्त होगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो ऐसी गारंटी मुझे लगता है आने वाले 5 साल और लगेंगे, सुपा की एक मुंबई इंडस्ट्री में डेफिनेटली होगी। देखिए, एक तो क्या कम्युनिकेशन सिस्टम उस फिल्म सिटी से ज़रूर होना चाहिए। जैसे या तो पंचकुला में आप रख सकते हैं, एयरपोर्ट है वहाँ पे, या गुड़गांव रख सकते हैं जहाँ दिल्ली से नज़दीक पड़ता है। तो ऐसा अगर सुविधा एयरपोर्ट के पास होगी तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी ईजी हो सकेगा। बाहर के लोग अगर आकर यहाँ शूट करना चाहें तो उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए कि जब हिंदी सिनेमा में कोई लोकेशन आती है तो उसे दुनिया देखती है। तो वो लोकेशंस हरियाणा में हैं, लेकिन अभी तक एक्सपोज नहीं हुई है, उन्हें कहते हैं वर्जिन लोकेशंस। तो इसी तरह जो हरियाणा का टैलेंट है वो अभी तक पूरी तरह से एक्सपोज नहीं हुआ है, बड़े पर्दे पे नेशनली या इंटरनेशनली एक्सपोज नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ जो बच्चे काम कर रहे हैं ये डेफिनेटली बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल के जो है हरियाणा प्रदेश का नाम जो है डेफिनेटली रोशन करेंगे, क्योंकि इनमें टैलेंट तो है, सिर्फ एक्सपोजर नहीं है। तो एक्सपोजर लेने के लिए जब ये एक्सपोजर देने जाएंगे अपने आप को तो डेफिनेटली उसका असर तो होगा। और हरियाणा की जो कला और संस्कृति है ये अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये किसी स्टेट से मैच नहीं करती है। यहाँ की जो भाषा है, जो कपड़े हैं, कलरफुल कपड़े हैं, या यहाँ की जो बोली है, उसका अपना एक इम्पैक्ट है। और सेंस ऑफ ह्यूमर तो हर हरियाणवी में होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर हर आदमी कलाकार है। तो उसके अंदर कला की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, ये बात अलग है, लेकिन हर आदमी में यहाँ कला है।